मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगा वो है टेस्ट सीरीज, जो कि एक थॉरो एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज रहता है गेट मेंटर में, जो कि मतलब बहुत एक्चुअली हेल्प करता है कि आपको रियलिटी में जानने के लिए कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एज ऑफ टुडे, अगर आप गेट की एग्ज़ाम दो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से करिए। चलिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि जो वाइब्रेशन का बेसिक एलिमेंट था उसके लिए मेरे को चाहिए था एक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एक स्प्रिंग, और क्या, एक मास, राइट। स्प्रिंग और मास, ये दो चीजें बेसिक एलिमेंट थी। अगर ये दो चीजें ना रहें, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स ना हो या मास ना हो, तो वाइब्रेशन नहीं होगा। और अगर सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स और मास रहे तो क्या होगा? सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स और मास रहे तो क्या होगा? तो नेचुरल वाइब्रेशन होगा, बॉडी इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट करती रहेगी, राइट। इसके बाद हमने देखा कि इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेशन ना हो तो यहां पे हम एक और एलिमेंट को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डैम्पर या डैशपॉट, राइट। तो बेसिकली एक वाइब्रेटिंग सिस्टम के तीन एलिमेंट मेरे को मिल गए। कौन कौन से? एक मिल गया मास, यानी कि इनर्शिया फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और एक आ गया डैम्पिंग फोर्स, राइट। लेकिन मेरा सिस्टम जो है बच्चों, वो आइसोलेशन में नहीं रहता। मेरा जैसे मान लो कि एक लेथ मशीन है, तो लेथ मशीन को हम एक बेस पे रखते हैं, तो हमारा बेस जो है वो एक सिस्टम बन गया। बेस का कुछ मास होगा, उसकी कुछ स्टिफनेस होगी यानी कि स्प्रिंग फोर्स होगा, और कुछ डैम्पिंग इफेक्ट होगा। हम अभी बात कर रहे हैं बेस की। अब बेस के ऊपर क्या रखा हुआ है? बेस के ऊपर क्या रखा हुआ है? लेथ मशीन। तो बेटा वो लेथ मशीन क्या करेगी? कंटिन्यूसली फोर्स ट्रांसमिट करेगी बेस पे, यानी कि मेरा सिस्टम जो हो गया वो बेस हो गया, और उस सिस्टम के ऊपर जो कंटिन्यूस फोर्स ट्रांसफर कर रहा है वो मेरी हो गई लेथ मशीन, राइट। तो यहां पे एक चौथा फैक्टर आता है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। और अगर ये एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो, हाँ आजा आजा, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट हो, एफ नॉट हो, यानी कि स्टैटिक हो, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक हो, तो बेटा वाइब्रेशन की एनालिसिस में मेरे को ये स्टैटिक फोर्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इस स्टैटिक फोर्स को हाँ, अगर एफ नॉट फिक्स फोर्स मैंने लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाला था, दैट टाइम वी हैव सीन कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। तो अगर ये फोर्स स्टैटिक हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब ये फोर्स जो है वो डायनामिक हो। डायनामिक हो यानी कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब जब साइन ओमेगा टी में लगा दिया
तो अब जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से एफ नॉट तक वेरी, माइनस एफ नॉट से प्लस एफ नॉट तक वेरी करेगी. नाउ इट बिकम्स द डायनामिक फोर्स. राइट बच्चों, अब जो इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को समझनी है, देखो आज का भी खेल बहुत सिंपल है. दो तीन फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. आज भी कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है. अब यहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, डायनामिक फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा टी. राइट, मान लो ये स्टैटिक फोर्स होता, तो इसमें अगर ये स्टैटिक फोर्स होता तो यहां पर कितना डिफ्लेक्शन इस सिस्टम में इंड्यूस होता. अगर एफ नॉट स्टैटिक होता, साइन ओमेगा टी नहीं होता, सिर्फ एफ नॉट लगा होता, तो सिस्टम में कितना डिफ्लेक्शन होता, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है स्टैटिक फोर्स की वजह से. भाई स्टैटिक फोर्स लगा है तो के तो इलोंगेट होगा ना, स्प्रिंग तो इलोंगेट होगा ना, कितना होगा, एफ नॉट बाई के. डिस्प्लेसमेंट को कौन रेजिस्ट कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स रेजिस्ट कर रहा है. तो अगर यहाँ पे स्टैटिक फोर्स लगा होता तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता सिस्टम का, यानी कि एम्पलीट्यूड जो मेरे को मिलता वो एफ नॉट बाई के बराबर मिलता. राइट, चलिए, लेकिन इफ द फोर्स इज डायनामिक, अगर फोर्स डायनामिक लगा हुआ है तो एम्पलीट्यूड जो है डिफ्लेक्शन का, वो डिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा, वो डिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड भी वेरी करेगा. और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मेरे को मिलेगा यदि डायनामिक फोर्स लगा है बच्चों, अगर स्टैटिक फोर्स लगा होता तो कितना डिस्प्लेसमेंट होता, एफ नॉट के. लेकिन अगर डायनामिक फोर्स लगा है तो एम्पलीट्यूड यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो मेरे को मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की वो होगी एफ नॉट बाई के डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर. यदि डायनामिक फोर्स लगा हुआ है एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो मैक्सिमम जो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो मेरे को मिलेगा एफ नॉट बाई के रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर. यहां पे आर है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन. व्हाट इज ओमेगा एन? Omega n is the natural frequency of the system, that is root over k by m. Right, omega n मेरे को मालूम है, natural frequency of the system, that is root over k by m. And what is omega? नहीं, what is omega? ये है ओमेगा. जो एक्साइटेशन फोर्स आपने लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है ओमेगा. जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है एक्साइटेशन फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा. तो ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन फोर्स. चलिए, डू यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस की कंडीशन होती है जब एक्साइटेशन फोर्स यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन के बराबर हो जाता है. तो क्या होता है इससे, क्या होता है इससे, अभी देखते हैं क्या होता है इससे. अभी देखो, चलो इधर देखो क्या होगा यदि ओमेगा ओमेगा एन के बराबर हो जाता है. चलो मैं एक सिस्टम मान लेता हूं जो कि अनडैम्प्ड सिस्टम है. मैं एक सिस्टम मान लेता हूं अनडैम्प्ड सिस्टम. तो अनडैम्प्ड सिस्टम है, इसका मतलब क्या हो गया,
अनडैम्प्ड यानी कि कोई डैम्पर नहीं लगा, इसका मतलब क्या वैल्यू मेरे को दिया हुआ है? तो मेरे को दिया है जीटा इक्वल टू 0 और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में मान लेता हूं, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या हुआ? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, दैट मींस आर इक्वल टू 1. लेट्स पुट जीटा इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू 1. क्या हुआ अगर मैं जीटा को 0 कर दूं और आर को 1 कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मेरे को? इंफिनिटी. क्या इंफिनिटी? मतलब गुड और बैड? वाई बैड? मेरे भाई किसी बॉडी में इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है वो फेल हो गया, राइट? तो इसका मतलब यह है कि जो एक्साइटेशन फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनफाइनाइट होगा. इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? कि मेरा सिस्टम टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा. एम आई क्लियर? इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर हम हिंदी भाषा में समझे तो क्या हुआ कि मेरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा. तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, अनडिजायरेबल फिनोमिना है. अब यहां से एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर. मैग्निफिकेशन फैक्टर एम एफ फैक्टर है तो बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ टू थिंग्स. ये रेशियो ऑफ फैक्टर जब भी अपन बोलते हैं तो वो बेसिकली रेशियो होता है दो चीजों का. ये दो एम्पलीट्यूड का रेशियो है. तो ये क्या होना चाहिए? किसका किसका रेशियो होना चाहिए? दो एम्पलीट्यूड का रेशियो. चलिए, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय स्टैटिक डिफ्लेक्शन. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय द स्टैटिक डिफ्लेक्शन. तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या बन जाएगा आपका? स्टैटिक डिफ्लेक्शन कितना है? एफ नॉट बाई के. तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर. अब भाई क्लियर बच्चों? चलिए जी, अब इसकी थ्योरी जो है वो अपन एक डायग्राम से समझ लेंगे. व्हाट इज एम एफ? मैग्निफिकेशन फैक्टर. फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, है क्या चीज है? किसका रेशियो है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन. अब यहां पे एक डायग्राम मेरे को दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखो और क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो मेरे को बताओ. ये डायग्राम ड्रॉ हुआ है, मैग्निफिकेशन फैक्टर को मैंने रखा है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है द वैल्यू ऑफ आर, ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा एन. तो बच्चों क्या क्या बातें आपको ये डायग्राम को देख के समझ में आ रही हैं? क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो आप? इन्फिनिटी जा रहा है, राइट? वो अपन डिस्कस कर लिए कि जब जीटा 0 होगा और आर इक्वल टू 1 होगा तो उस समय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मेरे को मिलेगा, राइट? करेक्ट है. और क्या? देखो बच्चों, और कोई कंक्लूजन? बहुत सारे कंक्लूजन आप निकाल सकते हो पर दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. देखो बच्चों, जब जीटा 0 था, जब जीटा 0 था तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना गया? जब जीटा 0 था तो मैग्निफिकेशन फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी गया. अब जब मैं जीटा की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? जो मैक्सिमम वैल्यू है मैग्निफिकेशन फैक्टर की वो कम होती जा रही है.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है? अगर आप जीटा को 0 रखते हो तो मैग्निफिकेशन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी आ रही है, और जब आप जीटा को कर दिए 0.1 तो मैग्निफिकेशन फैक्टर की वैल्यू 3 के आसपास चली गई। जब आप इसको 0.2 कर दिए तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 के नीचे आ गई, और जब आप जीटा को 1 कर दिए तो मैग्निफिकेशन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 आई। जब आप जीटा को 1 कर रहे हो तो मैग्निफिकेशन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है? जीटा इक्वल टू 1 के लिए 1 आ रही है। यानी कि जैसे जैसे आप जीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फैक्टर कम हो रहा है। ये कंक्लूजन निकल के आया, राइट? चलिए, तो पहला कंक्लूजन अपन लिख सकते हैं, एज जीटा इंक्रीजेस maximum value of mf decreases. बच्चों, एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है यहां पे। जब जीटा जीरो था तो आर की किस वैल्यू के लिए एमएफ मैक्सिमम था? जब जीटा 0 था तो आर इक्वल टू 1 पे मेरे को मैक्सिमम एमएफ मिला इंफिनिटी के बराबर, करेक्ट है? और जब जीटा 1 कर दिया तो आर की किस वैल्यू के लिए एमएफ मैक्सिमम है? 0 के लिए मैक्सिमम है। देखो, जैसे जैसे आप जीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे एमएफ की मैक्सिमम वैल्यू 1 से 0 की तरफ शिफ्ट हो रही है। बात समझ में आई? जब जीटा 0 था तो मैक्सिमम एमएफ कहां मिला? आर इक्वल टू 1 पे, और जब जीटा 1 हो गया तो मैक्सिमम एमएफ मेरे को, जब जीटा 1 हो गया तो मैक्सिमम एमएफ किस आर की वैल्यू पे मिल रहा है? आर इक्वल टू 0 पे मिल रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? आई बात समझ में? तो सेकंड कंक्लूजन क्या निकला? एट फॉर zeta equal to 0, maximum magnification factor equal to infinity occurs at r equal to 1, and for zeta equal to 1, maximum mf, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फैक्टर 1 है, और कहां पे आ रहा है? ऑकर्स एट आर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों? चलिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एक छोटा सा टॉपिक और बचा है। राइट डाउन a machine part having a mass of 2.5 kg, having a mass of 2.5 kg, vibrates in a viscous medium a harmonic exciting force of 30 Newton acts
acts on the part and causes a resonant amplitude of 14 mm with a period of 0.22 second. Find the damping coefficient. Find the damping coefficient if the frequency of excitation force is changed to 4 hertz, determine the increase in amplitude of the forced vibration with and without and without damper. With and without damper. So let's try to solve the problem. क्या आया आंसर? आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? सबका ही अलग अलग आ रहा है आंसर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बाबू। जीटा कितना आ रहा है सी में? हाँ 0.526 आ रहा है। चलो देख कैसे गलत कर रहे हो यार, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। एम आपको दिया हुआ है 2.5 kg, एफ नॉट 30 न्यूटन, causes a resonant amplitude हाँ R इक्वल टू 1 दिया है, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड एक्स मैक्स इक्वल टू 14। अब एक्स मैक्स का फॉर्मूला क्या है? एफ नॉट बाई के डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 1 हो गया, तो 1 माइनस आर स्क्वायर 0 हो गया, तो 2
जीटा, राइट। अब यहां पे दो अननोन आ रहा है, के एफ नॉट बाई के का वैल्यू, यहां पे मेरे पास अभी दो अननोन आ रहे हैं, के आ रहा है और जीटा आ रहा है, राइट। और यहां पे अभी सिस्टम जो है causes omega is equals to 2 pi upon with the period of time period of oscillation t, यहां से मेरे को मिल जाएगा ओमेगा। बुक में वैसे ही किया है लेकिन गलत है, ये बुक में वैसे ही किया है लेकिन गलत है, ये होगा ओमेगा डी, क्योंकि अनडैम्प्ड सिस्टम नहीं है। तो ये जो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन मेरे को मिला है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन है, क्योंकि जीटा जो है वो जीरो नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो मेरे को मिल रहा है वो ओमेगा डी मिल रहा है, तो दैट वुड बी इक्वल टू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, बुक में गलत किया हुआ है, बुक में क्या किया है, इसको डायरेक्टली ओमेगा एन के बराबर ले लिया है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए लिया होगा, ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए उसने ये वाले टर्म को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप सॉल्व एक्चुअली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा। पहला इक्वेशन यहां से मिलेगा, पहला इक्वेशन यहां पे आपको एक्स मैक्स मालूम है, बात समझ में आ रही है? एक्स मैक्स मालूम है, एफ नॉट मालूम है, के और जीटा दो अननोन यहां पे आए, और सेकेंड इक्वेशन आपको मिला ओमेगा डी, दैट इज 2 पाई बाई टी डी इक्वल टू ओमेगा एन इंटू रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, सो दैट इज रूट ओवर के बाई एम into root over 1 minus zeta square. So you have to solve these two equations. You need to solve these two equations to find out the value of zeta. बात समझ में आई क्या? क्या क्या क्या? R इक्वल टू, तो ओमेगा कहां पता है तेरे को? हाँ, तो उसका फ्रीक्वेंसी कहां दिया है तेरे को? एक्साइटेशन फोर्स का फ्रीक्वेंसी कहां दिया है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? क्या क्या क्या? रेजोनेंट का फ्रीक्वेंसी दिया है, तो R इक्वल टू 1 हो गया। ओमेगा एन और ओमेगा इक्वल होगा, तीन चीजें हैं इधर देखो। आर क्या होता है? ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ये ओमेगा जो है, जो एक्साइटेशन फोर्स लग रहा है, जो एक्साइटेशन फोर्स लग रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। ओमेगा एन वो होता है अगर कोई डैम्पनिंग नहीं लगी होती तो जो फ्रीक्वेंसी मिलती वो ओमेगा एन मिलती, राइट। लेकिन अगर डैम्पनिंग लगी है तो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज ओमेगा डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली ये दो इक्वेशन यहां पे बनेंगी, लेकिन यहां पे सिंप्लीफिकेशन के लिए इसने क्या किया है, ये वाला टर्म जो कि निग्लिजिबल है, नॉर्मली जीटा की वैल्यू कम रहेगी तो ये वाला टर्म जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगा, तो इस टर्म को इसने कंसीडर नहीं किया। ये वाला टर्म जो है 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसलिए ये कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बुक में डायरेक्टली के बाई एम के बराबर लिया, लेकिन सही इक्वेशन ये बनेगी। आई बात समझ में बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो यहां से आपको जीटा मिल गया, जीटा मिल गया। अभी आपको क्या करना है, सी निकालना है। कैसे निकलेगा? जीटा इक्वल टू सी बाई सी सी, एंड वी नो दैट सी सी इक्वल टू 2 रूट के एम। तो के मेरे को यहां से मिल चुका है ऑलरेडी, राइट। के मेरे को यहां से मिल चुका है, तो सीसी मेरे को मालूम चल जाएगा, सीसी मालूम चल जाएगा, सी निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्साइटेशन फोर्स इज चेंज टू 4, तो आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एक्स मैक्स इक्वल टू एफ नॉट बाई के डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस
2 जीटा आर होल स्क्वायर। जीटा आप निकाल चुके हो, ओमेगा एन आपको मिल चुका है, मिला है कि नहीं? कैसे मिला ओमेगा एन? के और एन दोनों मेरे को मालूम चल चुका है, तो ओमेगा एन मेरे को मालूम चल जाएगा। ओमेगा मेरे को दिया हुआ है, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन आर मिल जाएगा। के मैं निकाल चुका हूं, एफ नॉट मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स मैक्स मैं निकाल लूंगा। क्या है क्या? समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो तुम्हारा सिस्टम है उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हाँ, किसके रिस्पेक्ट में मैक्सिमम? ओमेगा के रिस्पेक्ट में नहीं मेरे भाई, ओमेगा तो बाहर का एक्साइटेशन फोर्स है ना। ओमेगा और ओमेगा एन की मैं पूछ रहा हूँ कि ओमेगा एन हमेशा बड़ा होगा, ऐसा बोल रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ओमेगा एन किस पे डिपेंड कर रहा है? सिस्टम के स्टिफनेस और मास पे, बस। राइट? और ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है? जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों तो इंडिपेंडेंट हुए ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ओमेगा एन हमेशा ओमेगा से बड़ा होगा, या ओमेगा हमेशा ओमेगा एन से बड़ा होगा। कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। ओमेगा और ओमेगा एन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ओमेगा एन डिपेंड कर रहा है सिस्टम के स्टिफनेस और मास के ऊपर, और ओमेगा डिपेंड कर रहा है काय पे? जो अलग से बाहर से जो फोर्स आप सिस्टम पे लगा रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। उनका रेशियो जो है दैट इज आर, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इक्वल टू आर। तो आर लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। राइट? गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। और एक्स मैक्स की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वो नॉर्मली ये होता है कि बेटा जब ये साइन को आप हटाओगे, रूट ओवर को हटाओगे, तो आप लोग क्या लिख लेते हो? सीधा सीधा 1 माइनस, जैसे मैंने ही किया है, वहां पे प्लस माइनस साइन आपको यूज करना है। जैसे मैंने ही गलती करी है यहाँ पे एक्स मैक्स का फॉर्मूला क्या था? रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। राइट? अब जब मैंने रूट ओवर को हटाया है तो यहां पे साइन आएगा प्लस माइनस। राइट? तो वो प्लस में अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप माइनस में रख के इसको निकाल सकते हो। मैं अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपका कभी ऐसा होता है कि प्लस में आंसर नहीं आया, तो आप माइनस साइन को कंसीडर करके, प्लस में अगर इमेजिनरी वैल्यू आ रही है तो फिर आप माइनस साइन को यूज करके फिर इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करोगे। राइट? हाँ हाँ, जीटा जीरो से पॉजिटिव ही रहेगा, जीटा नेगेटिव नहीं होगा। जीटा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअली जीटा की वैल्यू नहीं है ना। ये जो है ये है रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। राइट? तो अगर हाँ, यहां पे पॉजिटिव ही आएगा, यहां पे पॉजिटिव ही नहीं आएगा, लेकिन मान लो देखो, रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस, इस कंडीशन में जीटा ये अपना डिनोमिनेटर में था। अब आर अगर 0 है तो थियोरेटिकली इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 2 जीटा आर। राइट? लेकिन ये निगेटिव नहीं हो सकता ये वाला टर्म, क्योंकि जीटा भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा, तो यहां पे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन मान लो जीटा 0 होता और आर 1 नहीं होता, तो मेरे को क्या मिलता? 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस। अब यहां पे ये वैल्यू माइनस भी हो सकती है और ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है। क्लियर? हाँ, यहां पे 2 जीटा आर लिख रहे हो तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जीटा भी नेगेटिव नहीं हो सकता और आर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। प्रैक्टिकली मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेकिन थियोरेटिकली तो ये प्लस माइनस ही लिखूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके बोल सकता हूं कि यहां पे माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये वैल्यू माइनस प्रैक्टिकली नहीं हो सकती। लेकिन जब मैथ्स की इक्वेशन में सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा?
तब तो मैं इसको प्लस माइनस ही लिखूंगा ना, तो यहां पे तो आपका प्लस ही आएगा, लेकिन मान लो अगर जीटा 0 होता तो आर की जगह मैं 1 माइनस आर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर। एम आई क्लियर? आ रही है बेटा बात समझ में? चलिए, ट्रांसमिसिविटी रेशो और वाइब्रेशन आइसोलेशन isolation is used to minimize the force transmitted to the ground. Force transmitted to the ground. अब मान लो एक वर्कशॉप है जहां पे n नंबर ऑफ लेथ मशीन लगी हुई है। अब हर मशीन अपना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी, और मैं क्या चाहूंगा कि हर मशीन जो वाइब्रेशन अपना प्रोड्यूस कर रही है वो ग्राउंड को ट्रांसफर कर दे, या ग्राउंड को ट्रांसफर ना करे, जितना कम हो सके उतना ग्राउंड को ट्रांसफर करे। क्योंकि मान लो एक मशीन का वाइब्रेशन ग्राउंड को ट्रांसफर होगा तो वो वाइब्रेशन ग्राउंड से फिर दूसरी मशीन को भी ट्रांसफर होगा, राइट। तो हम क्या चाहते हैं कि एक मशीन का जो वाइब्रेशन है वो ग्राउंड को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन, और इसका इफेक्टिवनेस निकालने के लिए हम एक टर्म फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसमिटिविटी रेशो, टी आर। इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और टी आर को हम लिखते हैं एफ टी, फोर्स ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय एफ नॉट। Force transmitted to the ground and force transmitted to the ground is root over spring force plus damp force whole square. What will be the spring force? K into X max right, and what would be the what would be the damp force? What would be the damp force? That is C omega into X max. So we get force transmitted to the ground that is equal to X max multiplied by, क्या हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस C ओमेगा स्क्वायर। और इसको अपन जब सिंप्लीफाई करते हैं, एफ टी और एफ की वैल्यू पुट, एफ नॉट की वैल्यू हम पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको मिलता है ट्रांसमिसिविटी रेशियो इक्वल टू वन प्लस टू जीटा आर होल स्क्वायर रूट ओवर 1 plus 2 zeta r square
रूट ओवर डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन फैक्टर में क्या आता है डिनोमिनेटर में, मैग्निफिकेशन फैक्टर के डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये ट्रांसमिसिविटी रेशियो क्या बता रहा है मेरे को, ट्रांसमिसिविटी रेशियो क्या बता रहा है मेरे को, स्टैटिक फोर्स के रिलेशन में कितना फोर्स जो है वो ग्राउंड में ट्रांसफर हुआ, दैट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय द स्टैटिक फोर्स एफ नॉट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो बच्चा डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन में बेसिकली फॉर्मूले ही हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, यहां पे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिराइव दीज फॉर्मूलास इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो हियर यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला। तो यहां पे फोर्स और क्वेश्चन आते हैं बेटा, गेट में बहुत कम टॉपिक हैं जहां फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, और वाइब्रेशन में फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी जो फॉर्मूले हैं उसका अपन आज जो फॉर्मूले अपन डिस्कस किए उसको अपन देख लेते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, एक्स स्टैटिक डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स, अच्छा सॉरी एक्स मैक्स अपॉन एक्स स्टैटिक, x max upon x static. What is x max? F naught by k root over 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r whole square. What is x static? F naught by k. Right? What is transmissivity ratio? Force transmitted divided by the static force. What is force transmitted? Root over the spring force plus the damped force. Right? What is the spring force? K into maximum deflection. And what is the damped force? C omega into x max. Right? And finally I can find out that the TR is magnification factor into root over 1 plus 2 zeta r whole square. लिख सकते हैं ना इसको, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या था 1 अपॉन रूट ओवर कहाँ गया, अच्छा मैग्निफिकेशन फैक्टर, हाँ मैग्निफिकेशन फैक्टर में वो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। तो टी आर को याद रखने के लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है बच्चों, ये कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, क्लियर है ये। चलिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो कल अपन वाइब्रेशन के कंप्लीट करेंगे। एंड क्या स्टार्ट करना है वाइब्रेशन के बाद, ठीक है डिसाइड करके कल मेरे को बता देना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।